जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि यूरोपियों का भारत में कैसे आगमन होता है, किस क्रम में वो आते हैं भारत में, सबसे पहले कौन आते हैं, उसके बाद में कौन आते हैं, उसके बाद में कौन आते हैं, वो सारी चर्चा कर ली थी। कहाँ कहाँ पे व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पर एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, और पूरे संपूर्ण भारत के अंदर कौन कौन से मुख्य केंद्र थे जहाँ पे वो अपने अपने केंद्र स्थापित करते हैं, उन सब की मैंने चर्चा पिछले क्लास में कर ली आपसे। उनका क्रम भी बता दिया था, उनकी कंपनियों का क्रम भी बता दिया था, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे चल रहे हैं उसी श्रृंखला में, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है। इससे पहले मैंने ये आपको बता दिया पूरी तरह से कि अंतोत्व गोतव ब्रिटिश ही भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम होते हैं। बाकी अन्य जैसे डच थे, डेनिश थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, ये भारत में कुछ तो चले जाते हैं, जैसे डच वगैरह हैं, ये तो फ्रांसीसी वगैरह, फ्रांसीसी रहते हैं यहाँ पे, पुर्तगाली रहते हैं भारत में, लेकिन अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। उन सब के कारण आगे हम धीरे धीरे कुछ चर्चा कर चुके हैं, कुछ कर लेंगे। लेकिन फाइनली ये है कि अंग्रेज़ों का हमारे भारत के अंदर शासन स्थापित हो जाता है, और वो किस प्रकार से शासन स्थापित करते हैं, किस प्रकार से आए थे और फिर धीरे धीरे शासन स्थापित करते हैं, तो वो किस प्रकार से स्थापित करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। बस एक निवेदन है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, ठीक है। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। इस विस्तार वाले बिंदु के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसके ऊपर ध्यान दे लो एक बार। हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिशों ने बंगाल के अंदर सबसे पहले अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बंगाल में साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और बंगाल की स्थिति क्या थी उस टाइम पे, कौन शासक था, ये सब चीज़ें इन सब तथ्यों का हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैसूर में देखेंगे भाई, मैसूर में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। फिर मराठाओं के साम्राज्य पे इन्होंने कैसे अधिकार किया। पंजाब पर इन्होंने कैसे अधिकार किया अंग्रेजों ने। उसके बाद में अवध के ऊपर अधिकार करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन सब राज्यों के ऊपर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। तो इनकी जो विस्तारवादी नीतियाँ थी वो मुख्यतः घेरे की नीति थी, सहायक संधि की नीति थी, व्यवगत का सिद्धांत था। इनकी भी चर्चा करेंगे कि किसने घेरे की नीति चलाई, किसने सहायक संधि की शुरुआत की और किसने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया। ये सारे के सारे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रृंखला बहुत ही आपके काम की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में आइडिया बता देता हूँ कि भारत के अंदर क्या स्थिति थी इस टाइम पे। 1750 के आसपास की बात है। भारत के अंदर क्या स्थिति थी, कौन कौन से राज्य थे, इसका एक बार देख लो। ये पूरा भारत का मैप है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हमारे भारत के अंदर राज्य थे। क्यों थे राज्य, ये मैंने पहले कारण बता दिया। क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन होता है और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में उद्भूत होना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी, इनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, इस साइड में ये बंगाल है, ठीक है, ये अवध वाला क्षेत्र है। इसके बाद में ये उड़ीसा है, मराठाओं का क्षेत्र है, ये मैसूर वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ राजपूतानों का शासन था, मतलब कि राजपूत और राजस्थान वाले, ये गायकवाड़ों का शासन था, ठीक है। उसके बाद में ये पंजाब वाला क्षेत्र था, ये सिंध वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से ये पूरा भारत बटा हुआ है छोटे छोटे राज्यों में। और बीच में ये मुगल साम्राज्य है, दिल्ली वाले, ये बहुत ही संकुचित हो चुका है और पूरा विकेंद्रीकरण हो चुका है यहाँ पे साम्राज्य का। तो इसलिए छोटे छोटे राज्य हैं, और इन्हीं सब का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने यहाँ राज्य अपने साम्राज्य का स्थापित करने में सफलता पाई है। क्योंकि आपको ये जैसे वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, फुट्टा लाडू में सबको सिर हुआ है, तो वही कहानी हो गई यहाँ कि फुट्टा लाडू हो गया, सबका सिर अपने आप होना ही था, अंग्रेज़ों का भी उसमें सिर हो गया शामिल, ठीक है। अब देखते हैं एक बार। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल के अंदर अपने साम्राज्य की शुरुआत की। कैसे, प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, और फिर बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। हम चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, मैं आपको बस ब्रीफ में बता रहा हूँ कि कैसे क्या स्थिति थी।
बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होता है। उसके बाद में अंग्रेज पहुंच जाते हैं, ये क्षेत्र है मैसूर वाला। इस मैसूर वाले क्षेत्र में, और मैसूर वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इनको कुछ युद्ध करने पड़ते हैं। देखो हर जगह ही युद्ध करने पड़ेंगे अंग्रेजों को, और युद्ध करते हैं, वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, तब जाके ये सफल होते हैं। जैसे बंगाल के ऊपर सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्लासी की लड़ाई की, फिर बक्सर का लड़ाई, ठीक है। उसके बाद में मैसूर वाले क्षेत्र के अंदर इन्होंने लड़ाई की, आंग्ल मैसूर युद्ध का नाम देते हैं, जिसके अंदर 4 लड़ाई होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चर्चा कर लेंगे हम धीरे धीरे। उसके बाद में मराठों वाले जो क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए भी इनको क्या करना पड़ा, मराठों से युद्ध करना पड़ा, और मराठों के साथ इन्होंने 3 युद्ध किए थे, तब जाके यहाँ पे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में ये पहुंचते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में। ये देखो पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब में भी इनको सिखों के साथ में 2 युद्ध करने पड़ते हैं, जिनको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में सिंध के ऊपर भी ये विजय प्राप्त करते हैं, सिंध वाले क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। इस प्रकार से ये अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया है। सबसे पहले बंगाल से शुरू होते हैं, बंगाल से फिर मैसूर में जाते हैं, फिर वहाँ उसके बाद में मराठाओं पे अधिकार करते हैं, मराठाओं के बाद में पंजाब पे, और फिर सिंध पे, और फिर उसके बाद में ये अवध पे पहुँच जाते हैं। ये वाला अवध देखो आप, अवध वाला क्षेत्र ये है, अवध के अंदर पहुँच जाते हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हम, बंगाल के अंदर क्या घटना घटित हुई, क्या उस टाइम की स्थितियाँ थी, क्यों बंगाल इनके अधीन चला गया, ये सब चर्चा करते हुए देखते आगे चलते हैं। चलो अब देखो, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करते हैं। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करेंगे। देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, आपको समझने वाली बात है कि एक बार हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि 17वीं सदी के अंदर भारत कैसा था और 18वीं सदी में भारत। 17वीं सदी का मतलब ये मान लो आप 601 से लेके 1700, इस अवधि के बीच में भारत की स्थिति क्या थी, और फिर 1701 से लेके आगे भारत की स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। अब देखो 17वीं सदी के अंदर भारत मुगलों के अधीन था। 1600 के अंदर पता है आपको अकबर भी था, उसके बाद में औरंगजेब है। ये इन सब की नीतियाँ ठीक थी, और ये पूरे भारत को एकजुट करने में सफल रहे थे, काफ़ी हद तक सफल रहे थे। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो थोड़ा सफल नहीं होते हैं, और भारत थोड़ा विखंडित हो जाता है एक तरह से। कौन कौन से शासक आते हैं मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, मुगलों के अंदर कौन कौन से शासक थे औरंगजेब के बाद में, उसकी चर्चा कर चुका हूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। देखो आपको ये पता है, अकबर आया था, अकबर के बाद में जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद में औरंगजेब आया था, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह आए थे, बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह के बाद में जो शासक हैं वो जहांदार शाह थे, जहांदार शाह। और उसके बाद में फरुखशियर आते हैं, फरुखशियर के बाद में बहुत सारा लंबा क्रम है, अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, ये ठीक है। तो अब क्या होता है, अकबर के बाद में, अकबर तक शासन में कोई समस्या नहीं थी, कहीं भी समस्या नहीं थी। जहांगीर के टाइम में भी कोई समस्या ज़्यादा नहीं आई, जहांगीर ने भी संभाल लिया था शासन को। औरंगजेब ने भी शासन को संभाल रखा था, भारत को एकजुट कर रखा था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब की नीतियाँ कुछ ऐसी थी, उन नीतियों की वजह से औरंगजेब के शासनकाल के अंदर ही भारत का विखंडन शुरू हो गया था एक तरह से। अंतिम टाइम पे उसका जो शासनकाल का लास्ट समय था उस टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद में तो पतन ही हो गया मुगल साम्राज्य का, और उन्हीं का परिणाम हुआ कि भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। समझ गए आप। तो 17वीं सदी के अंदर मुगलों के अधीन था भारत, और मजबूत भी था, एकीकृत शासन व्यवस्था थी। लेकिन होता क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। 18वीं सदी के अंदर आके ये सारा घटना घटित हो जाती है, जिसकी वजह से केंद्रीकृत और शक्तिशाली सत्ता का अभाव हो जाता है, और इसका फायदा अंग्रेजों को मिलता है। अंग्रेजी इसका फायदा उठाने में सक्षम भी होते हैं, और केंद्रीकृत व्यवस्था विकेंद्रीकृत होते हुए दक्षिण के अंदर हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर जैसे राज्य उभरते हैं, और उत्तर भारत के अंदर मराठा, पंजाब, रुहेलखंड, अवध, बंगाल, ये सब राज्य उभर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अब हम आगे थोड़ा सा इनको मैप के माध्यम से देख लेते हैं, कौन कौन सा राज्य कहाँ का था। देखो ये रुहेलखंड वाला क्षेत्र था, रुहेलखंड के अंदर वीर दाऊद और अली मोहम्मद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। अवध वाले क्षेत्र के अंदर सादत खान एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद के अंदर निजाम उल मुल्क असफ शाह थे, और चिनगिस खां भी थे, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर सादतुल्ला खान थे। यहाँ मैसूर के अंदर हैदर अली हैं जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, और मराठों के अंदर शिवाजी और पेशवा थे, मतलब पेशवाओं का शासन भी था, शिवाजी भी थे, ठीक है। ये मराठों में थे। पंजाब में आपको पता है रणजीत सिंह थे, इससे पहले पंजाब नहीं था, प्रगनों में बटा होता अलग था, केंद्रीकृत नहीं था, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन भी है, बता भी है थोड़ा सा आपको, और बाकी इनकी डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं आगे
देखो, सबसे पहले हम बंगाल की चर्चा कर लेते हैं। बंगाल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के ऊपर अधिकार किया, उसके बाद में मैसूर वाले क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद में मराठा वाले क्षेत्र में जाते हैं, मराठों के बाद में फिर वो पंजाब वाले क्षेत्र में, फिर सिंध वाले क्षेत्र में, और फिर उसके बाद में अवध वाले क्षेत्र में जाते हैं। तो ये क्रम है इनका, और उसी क्रम में हम पढ़ते हुए सबसे पहले बंगाल की चर्चा करते हैं। बंगाल की चर्चा करते टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं बंगाल के अंदर जो भी शासक थे उनकी चर्चा करूंगा, और उसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सब की चर्चा करूंगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा हो सके। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। देखो, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर कौन कौन शामिल क्षेत्र शामिल थे, तो बंगाल के अंदर बंगाल खुद शामिल है, बिहार खुद शामिल है, उड़ीसा खुद शामिल है। आज की बात नहीं, ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है। उस समय बंगाल के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र आता था। ठीक है, और जो बंगाल का प्रशासन था वो मुगलों के अधीन था। बंगाल का प्रशासन था मुगल प्रांत के अधीन था, मुगलों के अधीन था। और मुगल यहाँ पर क्या करते थे, सूबेदार और पेशवा नियुक्त करते थे। तो मुगल पेशवा और सूबेदार नियुक्त करते थे जो बंगाल के अंदर शासन करते थे। ठीक है, मुगलों की तरफ से पेशवा होता था, सूबेदार होता था और निजाम होता था। वो क्या करते थे, बंगाल में शासन करते थे। ठीक है, तो बंगाल के अंदर औरंगजेब ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। किसको, एक तो सूबेदार नियुक्त किया था, एक दीवान नियुक्त किया था। दीवान किसको नियुक्त किया था, मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया था। दीवान किसको, मुर्शिद कुली खां को। और सूबेदार अजीम मुसान को किया था, अजीम मुसान। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों को बंगाल के अंदर शासन करने की लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके अंदर सूबेदार अजीम मुसान है और मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त किया जाता है। ये है स्थिति कैसी, औरंगजेब के टाइम की। औरंगजेब ने बंगाल के अंदर इन 2 व्यक्तियों को कहा है कि जाओ बंगाल के अंदर, आप ये तो सूबेदारी वाला काम करेंगे, ये दीवान वाला काम करेंगे। अब सूबेदारी वाला काम और दीवान वाला काम क्या है कि सूबेदारी का मतलब तो है कि ये पूरी भूमि के अंदर खेती वगैरह करवाएंगे किसानों से, काश्तकारों से, और उसके अंदर वहाँ सेना भी रखेंगे और उस सेना का भरण पोषण भी करेंगे। साम्राज्य को जब मुगल सत्ता को जब भी जरूरत पड़ेगी सेना की, तो वो सेना देंगे। और दीवान का काम क्या होता था कि वो पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी राजस्व की वसूली है उसको वसूल करेगा और फिर कोष में जमा करवाएगा। ये काम इनका होता था। ठीक है, तो ये दोनों काम अलग अलग व्यक्तियों को दे रखा था। भाई, सूबेदार का काम अलग व्यक्ति को दे रखा था, दीवान का काम अलग व्यक्ति को। किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। अब क्या होता है, फ्रुक्शियर आता है, औरंगजेब के बाद में आता है फ्रुक्शियर। औरंगजेब के जस्ट बाद फ्रुक्शियर नहीं आता है, मैंने पहले बता दिया आपको कि औरंगजेब आता है, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं, और बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में जहांदार शाह आते हैं। जहांदार शाह के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है फ्रुक्शियर। तो औरंगजेब के बाद में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 2 शासक बीच में आने के बाद में फ्रुक्शियर आता है। तो फ्रुक्शियर ने क्या कर दिया, इस मुर्शिद कुली खां को यहाँ का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। देखो, दीवान तो इसको पहले नियुक्त कर चुका है औरंगजेब, दीवान तो मुर्शिद कुली को पहले ही औरंगजेब नियुक्त कर चुका है। उसके बाद में फ्रुक्शियर क्या करता है, इसको सूबेदारी के अधिकार भी दे दिए। ठीक है, इसका मतलब अब एक ही व्यक्ति सूबेदार हो गया, एक ही व्यक्ति दीवान हो गया। जब एक ही व्यक्ति के पास में दो तरह की, या मतलब मैं ये कह सकूँ कि सारी की सारी सत्ता आ जाएगी, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा पावरफुल तो हो ही जाएगा। और पावरफुल हमेशा निरंकुश बन ही जाता है। सत्ता जिस अपने प्रति, तो जिस नियुक्त करने वाले के प्रति तो हो ही जाता है विशेषकर। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब मुर्शिद कुली खां को दोनों अधिकार मिल गए, सूबेदारी का और दीवान का, दोनों का अधिकार मिलने की वजह से ये थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्र राज्य के ओर लेके जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये पूर्णतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं करता है। ये रहता है मुगलों के दिन है, लेकिन एक तरह से हो जाता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ से फिर इस व्यवस्था को कर दिया गया वंशानुगत। वंशानुगत कर दिया मतलब मुर्शिद कुली के बाद में इसी के वंश का व्यक्ति आएगा और वो शासन करेगा। ठीक है, और इसी व्यवस्था के तहत बंगाल के अंदर जो शासन करने वाले शासक हैं उनका क्रम मैं बता देता हूँ। देखो, मुर्शिद कुली खां आ गया। कहाँ से आ गया, औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया, फिर फ्रुक्शियर ने इसको सूबेदार भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद में मुर्शिद कुली खां के बाद में अली वर्दी खान आते हैं, फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला आते हैं, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आते हैं, फिर मीर कासिम आते हैं, मीर कासिम के बाद में नजमुद्दौला आते हैं, और मुबारक उद्दौला आते हैं। ठीक है, ये इनका क्रम है। इस क्रम को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मतलब वैसे विशेष इसकी जरूरत नहीं है, याद रहे आपको पूरा का पूरा एज इट इज। लेकिन इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शासक है, मैं उसकी चर्चा भी कर दूंगा यहाँ पे। देखो अब बंगाल का महत्व। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बंगाल के अंदर अंग्रेजों का राज्य होने वाला है धीरे धीरे, अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे पैर पसार लिए हैं। तो ये अंग्रेज क्यों आएंगे बंगाल के अंदर, क्यों आ रहे हैं, सबसे पहले बंगाल में ही क्यों आ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण थे। वो कारण कौन कौन से थे उनकी चर्चा करते हैं। देखो, बंगाल में उपजाऊ ज़मीन थी भाई, बहुत तगड़ी फसल होती थी, उपजाऊ ज़मीन थी, चौखी ज़मीन थी।
उसके बाद में नौ परिवहन की व्यवस्था अच्छी थी। बंगाल भाई समुद्र के तट पे पड़ता है, तो नौ परिवहन की व्यवस्था तगड़ी है, नदियाँ भी अच्छी हैं, उगली नदी है जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो यहाँ नौ परिवहन की व्यवस्था है। उसके बाद में क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियाँ भी कम है यहाँ पे। यहाँ की स्थानीय शासक, अब मराठों के सामने तो अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, वहाँ तो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, तो बंगाल में ऐसी कोई शक्तियाँ थी नहीं ना क्षेत्रीय, जिससे उनका विरोध नहीं हो पाता। तो ये भी एक इनके प्लस पॉइंट था अंग्रेजों के लिए। और दूसरा समुद्र मार्ग था यहाँ, भाई बंगाल समुद्र मार्ग के किनारे पे था, और सारा का सारा जो व्यापार हो रहा था यूरोपियों का, वो समुद्र से हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए बंगाल का महत्व था, इसलिए इन्होंने बंगाल में अपने शासन की स्थापना की बातें शुरू की। ठीक है, अब बंगाल के अंदर नवाब जो भी थे उनकी चर्चा कर लेता हूँ। एक एक नवाब की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से नवाब हैं देखते हैं, चलो। सबसे पहले नवाब की बात करते हैं मुर्शीद कुली खां की। थोड़ी सी कहानी कोनी बताते हुए मैं आपको आगे ले चलूँगा। देखो, मुर्शीद कुली खां की बात करते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था ये, मतलब औरंगजेब ने इसको नियुक्त किया था दीवान, उसके बाद फर्रुखसियर ने इसको सूबेदार भी बना दिया। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम शासक है, स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया अंतिम शासक है, क्योंकि इसके बाद में जो व्यवस्था है वो वंशानुगत हो गई, इसी का वंश का आएगा, वंशानुगत हो गई। ठीक है, तो ये अंतिम इसलिए हो गया। अब देखो, इसने किसने, मुर्शीद कुली खां ने, मुर्शीद कुली खां ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, सुधार किए थे। वो सुधार कौन कौन से हैं, देखो इसके सुधार कौन कौन से थे। मुर्शीद कुली खां के कुछ सुधार थे, तो सुधार इसने कृषि के अंदर सुधार किया, और कृषि के अंदर इसने क्या किया था, तक्कावी ऋण की व्यवस्था की थी। ये ध्यान रखना है, तक्कावी ऋण बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तक्कावी ऋण की व्यवस्था की थी। एक तक्कावी ऋण का मतलब क्या है कि ये किसानों को पहले लोन देता था, भाई आप इन्वेस्ट करो खेती, लोन देता था कि इन्वेस्ट करो खेती में, और तभी तो वहाँ से उत्पादन अच्छा होगा। तो तक्कावी ऋण की व्यवस्था की थी इसने। और जमींदारी व्यवस्था, जो राजस्व की व्यवस्था थी, उसको जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं ये। ठीक है, मतलब कि जमींदारी व्यवस्था का मतलब ये समझो कि खालसा भूमि को इसने क्या कर दिया, बदल दिया था, और ठेके पे देना शुरू कर दिया। एक तो खालसा भूमि होती थी, राज्य की जमीन होती थी खालसा, उस ज़मीन को इसने इजारा व्यवस्था नाम से ठेके पे देना शुरू कर दिया, और जागीरदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। समझ गए, तो राजस्व वसूली के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा फायदेमंद हो गई थी। समझ गए। उसके बाद में इसने एक काम किया कि राजधानी बनाई ली इसने, किसको, मुर्शिदाबाद को। पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, और ढाका से इसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बना दिया। ये बिंदु आप ध्यान रख लेना। समझ गए, तक्कावी ऋण और ये। उसके बाद में अब क्या होता है, फर्रुखसियर के टाइम के अंदर आपको पता है कि कंपनी को एक मैग्ना कार्टा दिया गया था, जिसको शाही फरमान कहा गया था। तो फर्रुखसियर ने कंपनी को 1717 से की बात है, तो फर्रुखसियर ने इसने कंपनी को शाही फरमान दिया था, जिसके अंदर बंगाल को 3000 रुपये वार्षिक करके ऊपर पूरे बंगाल में उनको व्यापारिक अधिकार मिल गया था। 10,000 के अंदर सूरत के अंदर अधिकार मिल गया था व्यापार करने का। इस प्रकार से आपको पता है। और जो बम्बई टकसाल के अंदर जो पैसा था, उनके जो टकसाल के अंदर जो छपाई होती थी पैसों की, सिक्कों की, वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी थी फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को। ठीक, तो इससे शाही फरमान से यहाँ बंगाल के नवाब को दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन ये क्या है, उसका विरोध नहीं करता है, चुपचाप रहता है। फर्रुखसियर के इस फरमान से इसको दिक्कत तो थी, लेकिन ये विरोध नहीं करता, चुपचाप रहता है। और मुर्शीद कुली खां एक ऐसा शासक था, इसने ना कभी भी मुगलों के विरुद्ध कोई संघर्ष की बात की, ना कभी उनका विरोध किया, बल्कि उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए चुपचाप ही रहा है। लेकिन इसके बाद में दिक्कत शुरू हो जाएगी। देखो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अलीवर्दी खान आता है। अलीवर्दी खान को देखने के लिए एक बार मैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो कैसे होता है, बंगाल के अंदर क्या व्यवस्था थी, नवाबों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले की छोड़ दो आप, मुर्शीद कुली खां से शुरू करते हैं। मुर्शीद कुली खां कौन था ये मैंने बता दिया। इसको नियुक्त किसने किया, औरंगजेब ने किया, दीवान बनाया था, फिर फर्रुखसियर ने इसको सूबेदार भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद में इसका दामाद आता है सुजाउद्दीन। किसका, अलीवर्दी खान का सुजाउद्दीन दामाद है, सुजाउद्दीन है। और वो शासक बनता है कुछ दिन के लिए। फिर उसका पुत्र आता है सरफराज खां शासक बनता है। लेकिन होता क्या है, सरफराज खां को फिर अलीवर्दी खां हटा देता है, और अलीवर्दी खां का दामाद मीर कासिम। यहाँ से समझना है आपको बात। देखो, अलीवर्दी खां हटा देता है उसको, सरफराज खां को, और इसकी हत्या करके ये खुद शासक बन जाता है अलीवर्दी खां। लेकिन अलीवर्दी खां का भी एक दामाद है मीर कासिम है। ठीक है, और अलीवर्दी खां की एक पुत्री थी अमीना बेगम का एक बेटा था सिराजुद्दौला।
ठीक है, सिराजुद्दौला। और उसके बाद में ये सिराजुद्दौला देख लो, सिराजुद्दौला के बाद में जो शासक आता है वो मीर जाफर आता है, मीर जाफर। तो अब इसको समझने के लिए आपको 4 आदमियों के नाम बताता हूँ मैं, वो ध्यान रखना। देखो कैसे, एक तो नाम है अलीवर्दी खां। सबसे पहले तो आपका ये अलीवर्दी खां आ गया, मुर्शिद कुली खां आ गया, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। उसके बाद में अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां के बाद में एक मीर कासिम का नाम याद रखना है, एक मीर जाफर का नाम याद रखना है, और एक सिराजुद्दौला का नाम। ये 5 नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। इनका क्रम भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो और बीच में कोई भी आ रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आते हैं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद में कोई भी आए कोई मतलब नहीं है आपको। उसके बाद में जो आते हैं वो अलीवर्दी खां हैं, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद में जो शासक बनता है वो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में मीर कासिम और मीर जाफर दोनों पैरेलल चलेंगे। ये एक बार ये बनेगा, एक बार वो घटना घटेंगी, मैं बता दूंगा आपको आगे, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद में मीर कासिम और मीर जाफर, मीर कासिम और मीर जाफर, ये 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है। बस यहाँ तक याद रखना है, बाकी घटना आगे जैसे घटेंगे मैं आपको बताता चलता हूँ, समझ गए आप। अब देखो अलीवर्दी खां के टाइम की बात करते हैं। अलीवर्दी खां के टाइम पे गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया के युद्ध के अंदर ये सरफराज खां को हरा देता है और इसकी हत्या करके अलीवर्दी खां खुद बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। मुगलों को इसने राजस्व देना बंद कर दिया था। देखो इससे पहले जो शासक था कौन था, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां मुगलों को राजस्व वगैरह देने से मना नहीं करता है, वो राजस्व दे रहा है टाइम पे और उनके अधीन ही है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर रहा है। लेकिन ये अलीवर्दी खां बड़ा चातुर निकला। इसने कुछ टाइम तक तो शासन मतलब कि मुगलों को वो दिया, राजस्व दिया, लेकिन उसके बाद में इसने बंद कर दिया, समझ गए। अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खी के छत्ते से की थी। मधुमक्खी के छत्ते से की थी, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कई बार स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, इन्हें छोटे एग्जाम में आ जाता है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करने वाला कौन सा शासक था, कौन सा नवाब था। तो आपको ध्यान रखना है ये अलीवर्दी खां। इसने ये कहा था कि भाई अंग्रेज तो मधुमक्खी के छत्ते के समान है, इनको छेड़ेंगे तो ये डंक मारेंगे, इनको छेड़ो मत, पड़े रहने दो चुपचाप, ठीक है। इस प्रकार से बात। सिराजुद्दौला उसके बाद में शासक आता है। सिराजुद्दौला क्या करता है, ब्लैक होल की घटना घटित होती है और प्लासी का युद्ध होता है इसके टाइम पे। तो ये महत्वपूर्ण शासक है, ब्लैक होल की घटना घटित होती है इसके टाइम पे और इसी टाइम की प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध क्या है, ब्लैक होल की घटना क्या है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो होता क्या है इसको समझने के लिए आप एक बार देखो मेरे को, मैं बताता हूँ। सिराज ने अंग्रेजों का विरोध किया था, कोलकाता में किलेबंदी से रोका। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। होता क्या, देखो सिराजुद्दौला शासक बन जाता है। सिराजुद्दौला के शासक बनने के बाद में इसी के कालक्रम के अंदर यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से देखो आपको पता है भारत के अंदर एक तो अंग्रेज है, एक तो अंग्रेज है और इसी टाइम पे फ्रांसीसी भी हैं भारत के अंदर, फ्रांसीसी हैं वो भी आ रखे हैं यहाँ, समझ गए। तो यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने के कारण से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इनके युद्ध शुरू हो जाने की वजह से इनके जो जितने भी यहाँ पर व्यापारी की कोठियाँ थी, व्यापारी के केंद्र थे, उनको एक दूसरे से असुरक्षा महसूस होने लगती है। अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्रों से फ्रांसीसियों से असुरक्षा महसूस होती है और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से असुरक्षा महसूस होती है। इनको ये लगता है कि हमारी व्यापारिक कोठियों के ऊपर ये आपस में एक दूसरे आक्रमण कर सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठियाँ थी मेन थी कोलकाता में थी, कलकत्ता में थी, ठीक है, और फ्रांसीसियों की जो कोठी थी वो चंद्रनगर में थी, ये भी उधर ही पड़ता बंगाल में, चंद्रनगर में थी, ठीक। अब देखो ये दोनों क्षेत्र बंगाल में पड़ते हैं। अभी अंग्रेजों ने कलकत्ता के अंदर और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर के अंदर किलेबंदी शुरू कर दी। अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ थी, वो अपना व्यापारिक केंद्र था, उसकी किलेबंदी मतलब वहाँ चारों तरफ दीवार लगाना शुरू कर दिया। किलेबंदी का मतलब समझ गए। अब दीवार लगाने से शुरू कर दिया तो इस बात से सिराजुद्दौला नाराज हो गए। सिराजुद्दौला यहाँ के शासक है, वो नाराज हो गए। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि साहब बंद कर दो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे तुम्हारे बाप का घर थोड़ी है यहाँ पे, तो अपनी कोठियाँ बनाना शुरू कर दोगे, यहाँ परकोटा बनाना शुरू कर दोगे। इस बात से नाराज होने के बाद में जब सिराजुद्दौला ने इनको कहा, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, तो फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रांसीसी तो क्या हुए, मान गए। और इन्होंने फ्रांसीसियों ने क्या किया, चंद्रनगर की जो दीवार लगाना शुरू की थी उसको बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज नहीं माने, ये तो शुरू के हरामी है भाई, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज नहीं मानते हैं तो इससे क्या होता है, सिराजुद्दौला नाराज हो जाता है और एक आक्रमण की तैयारी कर बैठता है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा कहानी भी है, इंटरेस्टिंग जो बात है वो भी बताऊंगा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट
मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी बताऊंगा आपको, सुनते चलना आप धीरे धीरे। अब क्या होता है, यहाँ देखो मैंने बता रखा है, सिराज किलेबंदी शुरू कर दी। अब किलेबंदी को रोकने के लिए सिराज ने इनको कहा तो अंग्रेजों ने मना कर दिया और उन्होंने फ्रांसीसियों ने इसको रोक दिया था। अब अंग्रेजों ने जब मना कर दिया तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण की सोच ली और सिराजुद्दौला सेना लेके कासिम बाजार पे आक्रमण कर बैठता। कासिम बाजार यहीं अंग्रेजों के पास में था, ये कोलकाता के पास में। कासिम बाजार पे आक्रमण करता है। कासिम बाजार पे ये आक्रमण करने के बाद उस पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद में कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर बैठता है। 15 जून की बात है, 15 जून 1756 की बात है, 15 जून 1756 की बात है। 15 जून 1756 को ये कोलकाता पे अधिकार कर लेता है। कोलकाता पे अधिकार करने के बाद फोर्ट विलियम में पहुंच जाता है। फोर्ट विलियम मैंने आपको बताया था, फोर्ट विलियम पहले बताया था, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में पहुंचता है सिराजुद्दौला और वहाँ फोर्ट विलियम पे भी कब्जा कर लेता है। अब फोर्ट विलियम क्या था ये पता है, कमेंट करके बता देना क्या था फोर्ट विलियम, मैंने पहले बता दिया आपको। फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा करने के कारण यहाँ कुछ अंग्रेज अधिकारी थे वो तो भग जाते हैं भाई, यहाँ से भग जाते हैं और जाके फुल्टा द्वीप पे शरण लेते हैं। कहाँ पे? फुल्टा द्वीप पे, देखो ये लिखा, फुल्टा द्वीप पे जाके शरण लेते हैं। समझ गए? अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल्टा द्वीप पे शरण लिए अंग्रेजों ने, ठीक है। और बाकी कुछ अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया, अंधेरा कमरा था, काल कोठरी जिसको बोलते हैं, कोठी सिख थी, काल कोठरी एक तरह से अंधेरा था, उसमें बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में काफ़ी टाइम बाद में खोला तो उनमें से बहुत सारे लोग मर गए। उस घटना को ब्लैक होल की घटना नाम दिया गया। समझ गए बात? ब्लैक होल की घटना क्या है कि अंग्रेजों को बंद करके एक कमरे में छोड़ दिया सिराजुद्दौला ने और फिर उसके बाद में कुछ खोला तो मर गए थे, उसमें बहुत सारे मर गए होंगे क्या, तो इससे इस घटना को ब्लैक होल कहा गया। अभी इस घटना के अंदर ब्लैक होल में बंद होने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज होलवेल। भाई होल में जाएगा ब्लैक होल में, होलवेल तो नाम याद रख लेना, ब्लैक होल में जाने वाला जॉर्ज होलवेल, ठीक है। तो जॉर्ज होलवेल था, ये जॉर्ज होलवेल क्या है, बच के आ जाता उसमें से। भाई बंद तो इसको भी किया था लेकिन बच गया ये। अब ये क्या कहता है कि भाई हमारे 146 लोगों को बंद कर दिया था इसने और जिसमें से सिर्फ 23 बचे हैं, बाकी सारे मर गए। बाकी ये तथ्य कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है, छोड़ो, तथ्य से कोई मतलब नहीं है। घटना का पता चल गया। घटना कब घटित होती है? 20 जून 1756 की बात है। क्यों घटित होती है पता चल गया। कोलकाता के अंदर किलेबंदी नहीं करता है, मना करने के बाद में भी करते रहते हैं अंग्रेज, इसलिए सिराजुद्दौला आक्रमण करता है और उसमें इनको बंद करके ये कर देता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने ये कहानी सी बताई आपको, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात है ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है? सिराजुद्दौला के टाइम पे अंग्रेजों को बंद कर दिया था और अंग्रेजों ने शरण कहाँ ली थी? फुल्टा द्वीप पे शरण ली थी, मद्रास में। अब क्या होता है देखो, आगे थोड़ा आगे की कहानी सुन लो। इनको बंद करने के बाद में मद्रास से क्लाइव आता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला क्लाइव था, और एक वाटसन है। ये दोनों सेना लेके आते हैं और इससे इनको छुटवाते हैं, बड़े भाइयों को, अपने साथियों को छुटवाते हैं अंग्रेज, ठीक है। अब क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं सिराजुद्दौला, इनको छोड़ देते हैं, निकाल भी देते हैं, जिसमें कुछ मर भी जाते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए एक संधि होती है, इस युद्ध को रोकने के लिए, तनाव की स्थिति को रोकने के लिए एक संधि होती है जिसका नाम था अलीनगर की संधि, ठीक है भाई। अलीनगर की संधि होती है और अलीनगर की संधि के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों ने किलाबंदी करने की अनुमति प्राप्त कर ली, भाई हम किलाबंदी करेंगे, और सिक्के डालने की अनुमति भी ले ली, और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति ले ली। बड़े चातुर दिमाग के अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अलीनगर की संधि कर ली सिराजुद्दौला के साथ, और अंग्रेजों ने कोलकाता के अंदर किलेबंदी की अनुमति ले ली, सिक्के डालने की अनुमति ले ली और कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति ले ली। अब ये जो संधि थी, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये जो संधि थी ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन क्या करे बेचारा सिराजुद्दौला भी मजबूर था। ठीक है भाई, होगी अलीनगर की संधि। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब संधि तो हो चुकी है, ना तो सिराजुद्दौला सहमत है इससे, और अंग्रेज तो अपने फायदे में कर रखे हैं, अंग्रेजों को तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अंग्रेज यहाँ से क्या करना शुरू कर देते हैं, एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। उनको यहाँ लग जाता है कि भाई भारत के अंदर ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो फिर करके खड़ा हो जाएगा युद्ध और हमें तो भगा देगा यहाँ से। तो यहाँ षड्यंत्र शुरू करते हैं। ये देखो, षड्यंत्र शुरू करते हैं, मतलब अंग्रेज हमेशा ही दिमाग से काम ले रहे थे। षड्यंत्र के अंदर ये क्या करते हैं, जो सिराजुद्दौला के अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनको अपने पक्ष में
लेने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से थे? घसीटी बेगम थे, घसीट गई बेगम भी, शौकत जंग थे, मीर जाफर थे, जगत सेठ थे, अमीर चंद थे, राय दुर्लभ थे। ये नाम पूछे जा सकते हैं। घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ, इन सबको अंग्रेजों ने अपने पक्ष में ले लिया। अब मैन तो क्या होता है, किसी राजा के पास में उनके अधिकारी होते हैं, अगर वो सेना का नेतृत्व करने वाला ही मैन होता है, और इसके अंदर मीर जाफर तो सेना नायक था, इनका सेनापति था। ये सब क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते हैं, धोखा कर लेते हैं, षड्यंत्र कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है। और यहाँ से अब अंग्रेज अपनी फिराक में हैं कि बस अब हम मौका चाहिए हमें, तो अब सल्टा लेंगे। लेकिन अब होता क्या है, थोड़ा सा ये कहानी समझोगे तभी समझ में आएंगे तथ्य भी। अब क्या होता है, अंग्रेज इधर षड्यंत्र कर रहे हैं और इन सबको अपने पक्ष में ले रहे हैं। उधर से सिराजुद्दौला क्या है, वो भी इस चीज़ से सहमत नहीं था, अलीनगर की संधि से सहमत नहीं था। अब अलीनगर की संधि से सहमत नहीं है सिराजुद्दौला, तो उसको भी बस कुछ ऐसा चाहिए कि मैं कैसे भी करके अंग्रेज़ों को भगा दूँ, कैसे भी करके अंग्रेज़ों को भगा दूँ। तो बस ऐसा ही चल रहा था माहौल, तनातनी का माहौल चल रहा था। उससे क्या होता है, फिर थोड़ा सा ऐसा मौका मिल जाता है सिराजुद्दौला को आक्रमण करने का। और उसमें क्या होता है वो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं बताऊँ। देखो, बात है 13 मार्च 1757 की, ठीक है। 13 मार्च 1757 को अंग्रेज़ था एक कलायू नाम का अधिकारी था, और एक वाटसन, इन दोनों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया चंद्रनगर, जिसकी ये क्या कर रहे थे, चार दीवारी लगा रहे थे फ्रांसीसी भी। चंद्रनगर छीन लिया, और ये चंद्रनगर छीनना अलीनगर संधि का क्या था, उल्लंघन था। इसको क्या माना, नवाब ने उल्लंघन माना, और नवाब ने जब इसका उल्लंघन माना तो यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। अब होता है युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। भाई अलीनगर का संधि का उल्लंघन हो गया तो नवाब तो डेफिनेटली भाई आक्रमण करेगा ही। फिर युद्ध हो जाता है, युद्ध होता है। युद्ध के अंदर क्या होता है, देखो, युद्ध के अंदर एक साइड से तो सिराजुद्दौला है और दूसरी साइड से अंग्रेज हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन है। इस नाम कौन क्या दिया गया इस युद्ध को, प्लासी का युद्ध। हुआ कब था, 23 जून 1757 को। प्लासी बंगाल में पड़ती है, भागीरथ नदी के तट पे। कारण क्या था युद्ध का, कारण क्या था, अलीनगर संधि का उल्लंघन, ठीक है, बता दिया मैंने कारण, अलीनगर संधि का उल्लंघन। अब युद्ध के अंदर लड़ाई कौन करने वाले हैं, एक तो कलावी अंग्रेजों की तरफ से और सिराजुद्दौला है, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कलावी और नवाब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। हुआ कब था, 23 जून 1757 को। बस इसके परिणाम मैं अभी बताऊंगा। वैसे परिणाम इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और कुछ संधियाँ और बन जाती हैं और संधि होती है, ये बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट, यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है आपको याद रखने वाली क्या है, देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ, सीधा पॉइंट याद रखना है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, ठीक है। अंग्रेजों के पक्ष में जाने वाले, षड्यंत्र में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम, घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ। युद्ध में शामिल व्यक्ति कलायू अंग्रेजों की तरफ से और सिराजुद्दौला बंगाल की तरफ से। हुआ क्या था, प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, अलीनगर की संधि का उल्लंघन। अलीनगर की संधि कब होती, ब्लैक होल की घटना के बाद में। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, प्लासी युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। प्लासी युद्ध के परिणाम के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। उससे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। भाई जीत गया तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हो गई यहाँ से। और विलियम पिट ने तो ये कहा था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। कौन है ये, कहाँ का सेना नायक है ये, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में ये अंग्रेजों की सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। प्लासी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि भाई ये सैन्य विजय थोड़ी है, इसने कोई सेना के साथ थोड़ी भारत को जीता है, मतलब बंगाल को जीता है, सेना के दम पे थोड़ी जीता है, षड्यंत्र के दम पे जीता है इसने। अरे धोखे से वार किया है तुमने अंग्रेजों, अपने आप को क्या मान रहे हो। तो ये युद्ध थी इनकी, षड्यंत्रकारी युद्ध थी, ठीक है, नीति थी, और इससे इनकी विजय हो गई। मीर जाफर कौन था, सेनापति था, मैंने पहले बताया था। ये अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन के रह गया। अब इस युद्ध के परिणाम में क्या होता है, भाई सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। और मीर जाफर को शासक बनाने वाले अंग्रेज हैं। मीर जाफर को शासक बनाने वाले कौन है, अंग्रेज हैं। इसलिए मीर जाफर को कलायू का गधा भी कहा जाता है, कलायू का गधा, ठीक है। ये संज्ञा भाई देने वाले कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीर जाफर को यहाँ अपना नवाब बना के बैठ जाते हैं। तो एक तरह से कठपुतली नवाब है, अंग्रेजों के अधीन में है। लेकिन होता क्या है, इस टाइम पे बंगाल में लूट की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। और अंग्रेजों को यहाँ से 24 परगना वाला जो क्षेत्र है, बंगाल में 24 परगना वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है 24 परगना। तो संख्या नहीं है 24,
24 परगना ये क्षेत्र का नाम है, इस हिसाब से लिखा जाता है। तो 24 परगना वाला क्षेत्र इनको मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। और भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का प्रारंभ भी हो जाता है यहाँ से। समझ गए। यहाँ से आगे चलते हैं, बंगाल की क्रांति की बात करते हैं। ये छोटा सा तथ्य देख लेना, कैसे इसको समझने के लिए देख लो। बंगाल क्रांति का मतलब क्या, 1760 में हुई थी। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को यहाँ का शासक बनाया जाता है और इसको फिर वेंसिटार्ट ने बंगाल की क्रांति का नाम दे दिया। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब क्यों, कारण क्या था इसका, ये मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है देखो, अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक बनाया था, ठीक है। मीर जाफर को शासक बना दिया, लेकिन अब इस मीर जाफर को भी हटा देते हैं अंग्रेज और मीर कासिम को बना देते हैं। अरे भाई अंग्रेज किसके होंगे, इसने षड्यंत्र कर दिया था मीर जाफर ने भी, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। अब इसको भी हटा दिया अंग्रेजों ने, मुंह की मात तो इसको भी खानी पड़ गई। तो मीर कासिम को शासक बना दिया और इसी को बस इसने कह दिया कि ये क्रांति है। क्रांति क्या है, कोई क्रांति थोड़ी होती है ऐसे, समझ गए, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया। मीर जाफर पर डचों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया और उसको हटा दिया। मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बना दिया और इसी को वेंस्टिटार्ट ने बंगाल की क्रांति का नाम दे दिया। हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रशासन और परिवर्तन, अरे क्रांति ऐसे करें, ये कोई बिंदु काम की नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। देखो इससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं, क्या कैसी घटना घटित हो रही हैं बंगाल के अंदर। बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां था, मुर्शिद कुली खां के बाद में आपको पता है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला आता है, अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला के टाइम पे ब्लैक होल की घटना घटित होती है। कारण मैंने बता दिया क्यों होती है, क्योंकि ये चंद्रनगर और कोलकाता की चार दीवारी पर कोटा बनाने की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें चंद्रनगर की तो फ्रांसीसी बंद कर देते हैं कहने पे, लेकिन अंग्रेज नहीं करते हैं, तो सिराजुद्दौला आक्रमण कर देता है, जिससे ब्लैक होल की घटना घटित होती है। और फिर अलीनगर की संधि होती है, अलीनगर संधि का उल्लंघन होता है। उल्लंघन होने के बाद में दोबारा युद्ध होता है, जिसमें प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध की डेट मैंने आपको बता दी है, ये याद रखनी है, 2 जनवरी 1757 को, सॉरी एक मिनट, प्लासी के युद्ध की डेट क्या है देख रहा हूँ, 9, मैं ही भूल गया क्या है, ये रही ना, यहाँ पे देखो मिस हो गई, 2 है, जून है, 2 नहीं 23 जून है, 23 जून 1757 की बात है, ठीक है। ये युद्ध की घटना घटित होने के बाद में इसके क्या परिणाम आते हैं, ये परिणाम मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से क्या होता है, इसके परिणाम में सबसे बड़ा परिणाम तो ये है कि भाई मीर जाफर को यहाँ का शासक बनाया जाता है और मीर जाफर को फिर हटा के मीर कासिम को भी बना दिया जाता है, ठीक है। अब जब ये मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिर कुछ समय बाद में ये वापस मीर कासिम को हटा देते हैं, मीर कासिम को फिर वापस हटा देते हैं, क्योंकि मीर कासिम एक ऐसा शासक था, वो अपने आप को अलग स्वतंत्र रखना चाहता था, अंग्रेजों का कठपुतली नहीं बनना चाहता था। तो इस वजह से मीर कासिम के साथ इनकी बात बनी नहीं अंग्रेजों की, तो इसने मीर जाफर को वापस बना दिया। तो ये थोड़ा सा है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे पहले मीर जाफर बनता है, मीर जाफर, फिर मीर कासिम को बनाते हैं मीर कासिम, और फिर मीर कासिम के बाद में इसको वापस मीर जाफर को बनाते हैं, मीर जाफर को, ठीक है, समझ गए। अब मीर कासिम ने क्या कर दिया, इस चक्कर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और युद्ध करने की विचार कर ली, और ये युद्ध होता है जो बक्सर के युद्ध के नाम से कहलाता है, जाना जाता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों की सेना एक साइड में तो, और एक साइड में संयुक्त सेना है। संयुक्त सेना का मतलब क्या है, देखो बक्सर के युद्ध के अंदर, बिहार में पड़ता है बक्सर वैसे, 22 अक्टूबर 1764 को। देखो युद्धों की तिथियाँ मुझे भी याद नहीं होती हैं, लेकिन ये कुछ युद्ध हैं जिनकी तिथि आपको याद करनी ही पड़ेंगी, जैसे प्लासी का है, बक्सर का है, महत्वपूर्ण युद्ध हैं, उनकी तिथियाँ याद करनी पड़ेंगी। देखो आगे चलते हैं। यहाँ बक्सर के युद्ध में एक साइड से अंग्रेज थे, अंग्रेज में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे, हेक्टर मुनरो थे युद्ध करने वाले, और एक साइड में संयुक्त सेना थी, जिसके अंदर एक तो बंगाल की सेना थी, अवध की सेना थी और मुगलों की सेना थी। अवध की सेना का जो नेतृत्व करने वाला वहाँ का शासक शुजाउद्दौला था, बंगाल की सेना मीर कासिम के नेतृत्व में थी, और मुगल की सेना मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में थी। इन तीनों ने मिलकर एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की शुरुआत की, और वो युद्ध कहलाया बक्सर का युद्ध। होता कब है, 22 अक्टूबर 1764 को। कारण क्या थे, कारण मैंने बता दिए हैं। अंग्रेजों की लालची की प्रवृत्ति थी, बहुत सारे इन्होंने इधर उधर की बातें करनी शुरू, अपने अधिकारों का मिसयूज करना शुरू कर दिया, मीर कासिम को हटा रहे हैं, मीर जाफर को बना रहे हैं, इस प्रकार से ये था, और बंगाल के नवाब पे दबाव बना रहे थे, ये कारण है इसके, ठीक है। सीधी बात करते हैं परिणामों की।
भाई परिणाम क्या हुए, हम तो परिणामों पे चलते हैं। युद्ध के परिणाम क्या हुए? युद्ध के परिणामों में क्या हुआ साहब? अंग्रेजों की जीत हो गई एक तो, और अंग्रेजों की जीत होने के बाद में इन्होंने संधि की। देखो अंग्रेज जीतने के बाद भी संधि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? अंग्रेज यहाँ के थोड़ी हैं जो कि पूरे साम्राज्य पे शासन स्थापित करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको फिर भी तो डर है ना भाई, संधि तो करनी पड़ेगी, नहीं तो डर है इनको, क्योंकि यहाँ की लोकल जनता है, लोकल शासक हैं, ये इनको मार लाद के भगा देंगे फिर। इसलिए ये क्या करते थे, कूटनीति से चलते थे और संधि कर ले बैठते थे। ठीक है, संधि के अंदर क्या होता है? संधि का नाम तो है इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। बक्सर युद्ध के बाद में 2 संधि होती हैं, जिसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। प्रथम संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम और नवाब नजमदौला के टाइम पे। अब ये बात समझनी है आपको, बंगाल का नवाब कौन है? नजमदौला। बंगाल का नवाब कौन है? नजमदौला। लेकिन इससे पहले कौन था साहब? आप तो ये कहोगे ना कि भाई युद्ध करने में तो मीर कासिम शामिल है, मीर जाफर और मीर कासिम की बात हो रही इससे पहले तो, और यहाँ नजमदौला की बात कर रहे हो आप। तो इसके कारण है, देखो युद्ध के टाइम पे मीर जाफर शासक था बंगाल का, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया गया है, मीर जाफर को बना दिया गया है, मीर जाफर को बना दिया गया है। ठीक है, और जाफर का बेटा ही है कौन है? नजमदौला। नजमदौला जाफर का बेटा ही है नजमदौला। जाफर की मृत्यु हो गई युद्ध के बाद में, तो जाफर युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन हो गई कैसे भी। उसके बाद शासक कौन बना? नजमदौला बना। समझ गए? तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, इलाहाबाद की संधि किसके बीच में? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमदौला के बीच में। एक साइड में तो ये हो गए, दूसरे साइड में रॉबर्ट क्लाइव था। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आ गया साहब? आप तो अपने तो हेक्टर मुनरो बताया था, रॉबर्ट क्लाइव आ गया। कैसे आ गया? जब बंगाल के अंदर युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उस टाइम पे तो हेक्टर मुनरो था, लेकिन युद्ध के बाद में संधि करने के लिए इसको बुला लिया गया था, क्लाइव को। समझ गए? और दूसरी जो संधि होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती है। संधियों में क्या हुआ साहब? इस पहली संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार थे वो किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर 26 लाख वार्षिक के आधार पर पेंशनर बन गए। जो शाह आलम द्वितीय था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, इसको पेंशनर बना दिया, अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया। अंग्रेजों ने इसको कहा कि भाई 26 लाख रुपये साल के ले और चुपचाप बैठ, हम करेंगे जो होगा वो होगा। ठीक है, तू तो 26 लाख साल के ले और चुपचाप बैठा रहे, दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य के अंदर जो करेंगे वो हम करेंगे। समझ गए? तो इसको पेंशनर बोगी बना दिया और ये प्रथम पेंशनर बोगी बना। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम को दे दिया गया। अब आप यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, ये कहोगे साहब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके शाह आलम को कैसे दे दिया? शाह आलम तो खुद दूसरों के दिन है। भाई यही तो चाल थी अंग्रेजों की। क्या चाल थी? देखो, इनको पहले तो ये कहा कि भाई शाह आलम द्वितीय तू 26 लाख रुपए साल के ले और चुपचाप बैठा रहे, हम करेंगे जो होगा वो तुम्हारे क्षेत्र में। ठीक है, और फिर शुजाउद्दौला से कह रहे हैं कि आप कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है इसको दे दो। किसको? शाह आलम द्वितीय को। संधि में कहा गया ये बात, वो संधि माननी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कड़ा और इलाहाबाद अप्रत्यक्ष रूप से तो चले गए अंग्रेजों के पास में ना, और वो अंग्रेजों को लेने थे वो, बस ये तो ढाल है। कौन है? वही बात है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की वाली बात है। तो ये शाह आलम द्वितीय तो ढाल है इनका, अंग्रेजों का, लेना तो इनको ही था ही। समझ गए? तो शाह कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शुजाउद्दौला से शाह आलम द्वितीय को दिला दिया गया और बंगाल में द्विवेद शासन की शुरुआत कर दी। अब द्विवेद शासन क्या है आगे चर्चा कर दूंगा मैं। समझ गए? इधर वाली संधि पे चर्चा करते हैं, इलाहाबाद की संधि पे। अवध के अंदर उसके खर्च के ऊपर एक सेना रखनी थी, अंग्रेजी सेना। संधि में ये कहा गया कि अवध अपने खर्च के ऊपर एक सेना रखेगा और वो भी अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों के काम आएगी। देखो कितनी बड़ी मज़ेदार बात अंग्रेजों की, कितने दिमाग लगाते हैं। भाई हमारी सेना रहेगी, तुम्हारे खर्चे पे रहेगी, काम हमारी आएगी, युद्ध हमारी तरफ से लड़ेगी, और तुम भी अगर कुछ कहोगे तो तुम्हारा भी वो गला उठने के काम आएगी। समझ गए? अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली उन्होंने और चुनार का दुर्ग अंग्रेजों ने ले लिया। ये इलाहाबाद द्वितीय संधि के अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? युद्ध का क्या महत्व? देखो युद्ध के तो हमारी तरफ से तो क्या महत्व है, उनकी तरफ ही महत्व है। ये अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय थी। भाई यहाँ तो अंग्रेजों ने अपनी सेना का जो दम है उसके आधार पे इस युद्ध को जीता है। पहले वाले युद्ध जैसे प्लासी का युद्ध था वो तो षड्यंत्र के आधार पे जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में तो सेना का
जो दम था उसी के आधार पर युद्ध को जीता गया है, ठीक है। और भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया, ये इस युद्ध का महत्व मान लो आप। अब देखो बंगाल में द्विवेद शासन की बात है, तो मैं द्विवेद शासन बता देता हूँ। क्या है द्विवेद शासन? द्विवेद शासन का मतलब है निजामत, मतलब प्रशासन से संबंधित जो काम थे वो तो नवाब को करने थे, और दीवानी से संबंधित जो काम थे वो कंपनी को करने थे, बस यही द्विवेद शासन है। अब द्विवेद शासन कैसे कहेंगे भाई? शासन करने के लिए महत्वपूर्ण काम क्या क्या है? एक तो प्रशासन को चलाना है, और एक वित्तीय अधिकार होने चाहिए व्यक्ति के पास में। वित्तीय अधिकार होंगे तभी तो प्रशासन चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ये अंग्रेज देख कितने शातिर है, ये कह रहे हैं साहब निजामत, नवाब को कह रहे हैं कि साहब आप निजामत वाले काम खुद करो, मतलब प्रशासन वाले काम ये आप करो, जिम्मेदारी आपकी है, प्रजा को क्या कैसे सुविधाएं देनी है ये आपका काम है, व्यवस्था कैसे बना के रखनी है ये आपका काम है, ये सारे आप करो। राजस्व जितना भी होगा, वसूली का जो भी काम होगा, पैसे से संबंधित जो भी काम होगा, वो सारा का सारा हम करेंगे, हमारी कंपनी करेगी। तो कितना मज़ेदार बात है। देखो भाई बिना पैसे नवाब क्या करेगा? कुछ कर सकता है क्या? तो बस यही तो थी इनकी नीति। अब इससे क्या हुआ? डाकुओं का राज कहा गया, कंपनी करने इसको डाकुओं का राज कहा गया। इससे बंगाल की दुर्दशा होनी थी भाई। वित्तीय अधिकार तो इनके पास हैं, जिम्मेदारियां इनके पास है, बंगाल की दुर्दशा होगी। और इसको फिर हटा दिया जाता है 1772 में, वारेन हेस्टिंग ने हटा दिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हटा दिया थी। ये तथ्य बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा और आगे चल लेता हूँ, ठीक है। बंगाल का द्विवेद शासन हो गया, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, और बंगाल लगभग यहाँ कंप्लीट भी हो गया है। देखो ये देखो, उसके बाद में हम चलते हैं मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना। देखो मैंने ये बताया था आपको कि बंगाल के अंदर इनकी जो स्थापना है वो कैसे होती है, ये सारी चर्चा कर ली। और इससे पहले मैंने ये कहा था कि अंग्रेज़ों का विस्तार है वो सबसे पहले बंगाल में होता है, बंगाल के बाद में वो मैसूर वाले क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद में वो अवध वाले में चले जाते हैं, उसके बाद में वो पंजाब में चले जाते हैं, फिर सिंध में, और फिर ऊपर अवध वाले क्षेत्र में चल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक क्रम बताया था। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? बंगाल वाला। उसके बाद में मैसूर वाला क्षेत्र है, ये मैसूर वाला क्षेत्र है। इसके अंदर मतलब अंग्रेजों का अधिकार कैसे होता है, इनका साम्राज्य कैसे स्थापित होता है, इसकी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं ड्रॉप करते हुए अगली क्लास में इसकी चर्चा करूँगा। तो आप यहाँ, आपको जो भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, और जो भी इसमें सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। जल्दी अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।